आज की वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं 3 पॉपुलर एसईओ के प्लगइन को, जिसमें आता है यूज्ड एसईओ, ऑल इन वन एसईओ और रैंक मैथ। ये तमाम के तमाम प्लगइन्स एक्चुअली क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली किसी भी ब्लॉग की एसईओ के लिए हमें नेसेसरी कंपोनेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं इन प्लगइन की तरफ से, और क्या वो तमाम चीजें ये प्लगइन्स प्रोवाइड कर रही हैं। गूगल को किसी भी ब्लॉग से क्या चाहिए होता है उसकी एसईओ की मेन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि एसईओ के लिए कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या ये प्लगइन्स वो तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिकली आपको इनकी जरूरत पड़ती भी है या नहीं। तो मैं सिंपलेस्ट वे में इन तीनों का कंपैरिजन करूंगा और आपको बताने वाला हूं कि आपको इनमें से कौन सा प्लगइन यूज करना चाहिए। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। बहुत सारे सालों से ये तमाम एसईओ के प्लगइन यूज किए जा रहे हैं, जिसमें टॉप प्लगइन्स थे ऑल इन वन एसईओ और यूज्ड, और उसके बाद एक नया प्लगइन आया जिसका नाम था रैंक मैथ, और वो भी बाकी प्लगइन्स की तरह मार्केट में छा गया। जब हम एसईओ के प्लगइन की डाउनलोड्स देखते हैं जाके वर्डप्रेस में, तो यूज्ड की डाउनलोड्स 5 मिलियन प्लस हैं। उसके ऑपोजिट ऑल इन वन एसईओ की डाउनलोड्स 2 मिलियन प्लस हैं। और उसके बाद जो रिसेंटली प्लगइन आया रैंक मैथ के नाम से, वो भी 900K प्लस डाउनलोड्स ले चुका है। तो सारे के सारे प्लगइन्स को यूज किया जाता है किसी ना किसी छोटे या बड़े ब्लॉग्स पे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। जिसके फीचर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं आप उस प्लगइन्स पे स्विच हो जाते हैं। जिस तरह मुझे आपके मैसेजेस भी आते रहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा प्लगइन यूज किया जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा कि आपको प्लगइन यूज भी करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन फीचर्स की। ये तमाम के तमाम प्लगइन्स कौन से मेन फीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब आप किसी भी आर्टिकल को अपने ब्लॉग में राइट करते हैं तो उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 उसका टाइटल, इसके बाद उस आर्टिकल की मेन बॉडी, और आप कोई भी पिक्चर लगा देते हैं उस आर्टिकल के अंदर। अब 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट होते हैं या मेन एसईओ की रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी ब्लॉग के लिए। नंबर 1 आता है मेटा टाइटल, उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद साइट मैप, और फिर आता है इंडेक्सेशन, जिसमें नो इंडेक्स या इंडेक्स कराते हैं आप अपने ही आर्टिकल को। और यही प्लगइन उसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं गूगल एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन, गूगल सर्च कंसोल, बिंग वेब मास्टर और यांडेक्स की इंटीग्रेशन। उसके अलावा इंटरनल लिंकिंग की सेटिंग्स करवा रहे होते हैं यही प्लगइन्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 3 फैक्टर्स की जो कि किसी ब्लॉग की एसईओ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला आता है मेटा टाइटल, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा इंडेक्स करवाना है नहीं कराना आपको किसी भी ब्लॉग या कैटेगरी को। सबसे पहला आता है मेटा टाइटल। जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस का आर्टिकल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वर्डप्रेस के अंदर एक खूबसूरती है कि जो भी आपका टाइटल होता है वो एज अ मेटा टाइटल ही काम कर रहा होता है, और गूगल को ये बात अच्छी तरह मालूम होती है। उसके अलावा ये जो प्लगइन्स ऑप्शन दे रहे होते हैं आपको मेटा टाइटल लिखने के लिए, ये सिर्फ उसी केस में रिक्वायर्ड होता है जब आपका टाइटल डिफरेंट होता है आपके मेटा टाइटल से, जो कि शो होना होता है गूगल सर्च रिजल्ट्स में। तो मैंने तो ये फीचर बहुत कम दफा यूज किया है कि आपको चेंज करना पड़े अपने ब्लॉग आर्टिकल के टाइटल को मेटा टाइटल के साथ। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जिसके लिए आपको किसी भी प्लगइन को यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन की ये जो फील्ड होती है, इसके ऊपर गूगल ने ऑलरेडी ये कंक्लूड किया है कि जरूरी नहीं कि वो इस मेटा डिस्क्रिप्शन को भी लोड करेगा और आपको गूगल सर्च रिजल्ट्स में यही मेटा डिस्क्रिप्शन शो कराएगा। तो इसलिए इसकी भी जरूरत कुछ खास रहती नहीं है जब गूगल ने ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल से वही मेटा डिस्क्रिप्शन लोड करनी है। और नंबर 3 पे आता है साइट मैप। साइट मैप जिसके अंदर आपको एक ही पेज में तमाम यूआरएल्स जो भी आपने अपने ब्लॉग पर क्रिएट कर रखे होते हैं वो इस लिस्ट में नजर आ रहे होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही साइट मैप जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे गूगल को आपके पेजेस के बारे में नहीं पता लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल गलत है। जो वेबसाइट्स अपने मेन्यू को आइडियली हैंडल कर रही होती हैं, अपने मेन्यू को ऐसे डिजाइन करती है कि जिससे तमाम के तमाम पेजेस उस मेन्यू में ही आ जाते हैं, तो फिर आपको साइट मैप बनाने की जरूरत नहीं है। और स्मॉल
ऑल साइट्स 3 लेवल के अंदर ही अपने पेजेस को जब मैनेज कर लेती है, जो कि एक आइडियल प्रैक्टिस है, तो फिर आपको अलग से साइट मैप बनाने की जरूरत नहीं होती है, वही सफिशिएंटली काम कर रही होती है और गूगल उसी के थ्रू आपके तमाम पेजेस को क्रॉल कर लेता है। उसके बाद आता है नो इंडेक्स, यानी कि अगर आपको इंडेक्सिंग कंट्रोल करनी है, आप चाहते हैं ये पेज इंडेक्स ना हो और ये इंडेक्स हो जाए, तो वर्डप्रेस ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो खुद ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स को। पर उसके बाद अगर आप समझते हैं कि गूगल को नहीं पता कि कौन सी आपकी कैटेगरी है, कौन से आपके टैग्स हैं, और जब तक आप उसको समझाएंगे नहीं, गूगल को नहीं पता लगेगा, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट की कुछ खास ऐसी जरूरी नहीं है। जब आप कैटेगरी में अपने सारे के सारे पेजेस लोड करा रहे होते हैं, तो गूगल खुद ये जस्टिफाई कर सकता है कि ये आपका प्राइमरी आर्टिकल है और ये आपका कैटेगरी का आर्टिकल है और उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसलिए इंडेक्स कराने की भी कोई खास जरूरत नहीं रही आपको अपने ब्लॉग के लिए, चीजों को मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए। तो इन तमाम 4 पॉइंट्स के बाद आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको जरूरत नहीं होती है किसी भी एसईओ के प्लगइन को यूज करने के लिए, अगर आप बहुत ही बेसिक ब्लॉग बना रहे हैं। और मैंने खुद भी ये चीज टेस्ट की है, जो कि स्मॉल माइक्रो नीचेस होती हैं, जो कि अंडर 50 आर्टिकल्स ब्लॉग होते हैं या अंडर 100 आर्टिकल्स ब्लॉग्स भी विदाउट एसईओ के प्लगइन्स के अच्छे से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इन प्लगइन्स ने लोड डालने के अलावा कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं देना है। वैसे तो आप छोटी सी क्वेरी सर्च करके तमाम काम मैन्युअली हैंडल कर सकते हैं, जिसमें कैनोनिकल कराना हो सकता है, किसी भी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स या नो इंडेक्स कराना, सिर्फ एक बहुत ही छोटे से HTML कोड से तमाम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्लगइन को साथ लेके चलना जरूरी नहीं है। उसके अलावा जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन है, तो आपके पास सेवरल वेज हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए। एक छोटा सा कोड आपको अपने हेडर या फुटर में प्लेस कर देना है, तो गूगल एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन हो जाती है। सेम उसी तरह गूगल सर्च कंसोल एक कोड वेरिफिकेशन करा लेता है, बिंग वेबमास्टर कोड वेरिफिकेशन कराता है, यांडेक्स सिंपल कोड इंटीग्रेशन कराता है, जिससे आपकी इंटीग्रेशन बहुत ही छोटे से HTML कोड से वेरिफिकेशन हो जाती है। और इन्होंने भी एसईओ का कोई खास फंक्शन नहीं प्रोवाइड करना इन तमाम सर्विसेज का, ये सिर्फ आपको स्टैट्स दे रही होती हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में। तो इन प्लगइन्स की वहां जरूरत पड़ सकती है जब आपने एक बहुत ही कम्प्लेक्स ब्लॉग बना रखा है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन से सब पेजेस हैं, कौन से मेन पेजेस हैं, तो फिर आप उसको प्लगइन्स से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बात याद रखनी है कि अगर आपको उन तमाम फीचर्स का, जो जितनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट ये अपनी फीचर्स की प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर आपको उन फीचर्स का नहीं पता और सिर्फ आप उन फीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होके वो ब्लॉग इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर आप उन फीचर्स के साथ खेलने लग जाते हैं, कभी कोई फीचर ऑन कर देते हैं जिसका आपको नहीं पता होता, तो वो आपको पॉजिटिव के बजाय नेगेटिवली ज्यादा अफेक्ट करेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है कि लोगों को फीचर्स का नहीं पता होता और फिर सिर्फ ऑन एंड ऑफ करके वो ये चेक करते रहते हैं हमारा ब्लॉग कैसे बिहेव कर रहा है, तो फिर ये नेगेटिव अफेक्ट करता है आपकी ब्लॉग की एसईओ के लिए। अब उसके अलावा एक और फीचर जो कि मुझे इनबॉक्स में भी आता रहता है कि जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो फिर यूज्ड और मुख्तलिफ प्लगइन्स आपको यहाँ पर स्कोर्स दिखा रहे होते हैं, जो कि ग्रीन या रेड करके बता रहे होते हैं कि आपने ये फीचर अप्लाई नहीं किया, इसलिए आपका एसईओ स्कोर लो है। 1 घंटे में अगर अपना एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं और उसके बाद एक और घंटा लगाते हैं सिर्फ उन फीचर्स को करेक्ट करने के लिए, उन तमाम ऑप्शंस को ग्रीन करने के लिए जिसमें आप एक और आर्टिकल बना सकते थे, तो वो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। और इनका अफेक्ट कितना पड़ता है या नहीं पड़ता है ये आपको खुद अंदाजा होगा, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा है कि जो ब्लॉग्स रेड में भी होते हैं वो भी बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे होते हैं, सर्च रिजल्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर आप उसके ऊपर इतनी मेहनत करके उसे ग्रीन करते हैं। और ये बिल्कुल एक फजूल फीचर है। इसको इस बात से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप उन फीचर्स को ग्रीन करने पर आते हैं और फिर वो आपसे कीवर्ड डेंसिटी इंक्रीज करवाता है, जिसमें वो आपको कहता है कि आपका टाइटल में आपका कीवर्ड स्टार्ट में होना चाहिए, आपके फर्स्ट पैराग्राफ का स्टार्ट उसी वर्ड से होना चाहिए, जिससे आप अपनी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जितने की जरूरत भी नहीं होती है। क्योंकि अब गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, जिसमें वो खुद सिर्फ अगर आप मेन कीवर्ड नहीं भी यूज कर रहे और आप सिर्फ सिनोनियम यूज कर रहे हैं उस कीवर्ड का, तो फिर वो मेन कीवर्ड ऑटोमेटिकली रैंक हो जाता है। तो ये रेड और ग्रीन को करना सिर्फ टाइम वेस्ट करने से ज्यादा कुछ नहीं होता। और तो मेरा मशवरा तो आपके लिए रही है कि आप ग्रीन को फोकस करें या रेड को फोकस करें, उससे ज्यादा अपने कंटेंट पे फोकस करें। अगर आपका कंटेंट, आपका आइडिया 2 लाइन से ज्यादा एक्सप्लेन होने वाला है, तो फिर आप उसको 2 लाइन से ज्यादा एक्सटेंड करें।
बजाय आप यूज्ड के इस फीचर को फॉलो करें जिसमें वो कह रहा है कि जी आपका पैराग्राफ 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि प्लगइन्स क्या बेनिफिट दे सकते हैं आपको। जिस तरह मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं और अब आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको ये प्लगइन यूज़ करना चाहिए या आप मैनुअली चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपका लोडिंग टाइम भी फास्ट होने वाला है। तो जो प्लगइन्स ये फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, वो है स्कीमा। जिस तरह रैंक मैथ जब मार्केट में आया तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, वो सिर्फ उसकी वजह यही थी कि वो अपने फ्री प्लगइन्स में भी बेसिक स्कीमा प्रोवाइड कर रहे थे जो कि किसी भी ब्लॉग की रिक्वायरमेंट होती है। जिसकी छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आपने न्यूज वेबसाइट बना रखी है और अगर आप स्कीमा में डिक्लेयर नहीं करते कि आपकी न्यूज आर्टिकल ही बिहेव करना है इस आर्टिकल को, तो फिर आप रैंकिंग नहीं ले सकेंगे। सेम उसी तरह अगर आपकी रेसिपी की वेबसाइट है, अगर आप रेसिपी का स्कीमा नहीं यूज कर रहे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर स्कीमा की इंपॉर्टेंस आती है। अगर आपको ये प्लगइन यूज करना है तो इसका बेनिफिट आपको स्कीमा से मिलने वाला है। दूसरे नंबर पे आता है ऑथरशिप स्कीमा, जिसमें आप बताते हैं कि आपके इस ब्लॉग का ऑथर क्या है। जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में भी ईट की इंपॉर्टेंस बताता रहता हूं, इफेक्टिवनेस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस वो आपके ऑथर के इंफॉर्मेशन से ही मिलता है। जिसमें आप गूगल को बताते हैं कि ये आपका ऑथर है और ये क्रेडिबल ऑथर है, इसने मल्टीपल ब्लॉग्स पे भी राइट किया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन आपको इसी ऑथर के स्कीमा से मिल सकती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा, जिसमें ऑप्शन होती है आपके पास कि आपका इंडिविजुअल ब्लॉग है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग है। आपका अगर इंडिविजुअल ब्लॉग होगा तो फिर वो ऑथर से लिंक रखेगा और फिर पिछले पॉइंट की तरह जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप ऑथर इंटीग्रेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से, और ये स्कीमा आपको सपोर्ट करता है। जिसकी छोटी एग्जांपल है कि जब आप किसी ब्रांड को सर्च करते हैं तो फिर उसका लोगो भी फेच करके गूगल में आ रहा होता है, उसके अलावा उसकी कंपनी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसके ब्लॉग की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसका फोन नंबर, वो तमाम के तमाम वो स्कीमा ही क्रिएट करता है ब्लॉग पर से। उसके बाद आता है कस्टम ऑथर बॉक्स। जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर ये फीचर है कि आप एक ऑथर की बायो कंक्लूड कर देते हैं और फिर आप उसके अंदर ऑन कर देते हैं इस फीचर को, जिससे आपके आर्टिकल के नीचे ऑथर बॉक्स क्रिएट हो जाता है, जिसमें वो आपको ऑथर की इंफॉर्मेशन बता रहा होता है और उस ऑथर के पेज के अंदर उसके तमाम जितने भी आर्टिकल उस ऑथर ने राइट किए हुए होते हैं वो उस पेज के अंदर आ रहे होते हैं। अब ये तो बहुत बेसिक्स एग्जांपल है, पर इसको आइडियली कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके लिए आपको कस्टम ऑथर का पेज चाहिए है, क्योंकि गूगल को ऑलरेडी पता है वो ऑथर का नाम उस आर्टिकल के साथ भी आ रहा है, तो फिर अलग से इस पेज बनाने की जरूरत कुछ खास नहीं पड़ती। और ऑथर के पेज की इंपॉर्टेंस और आइडियल ऑथर पेज वो कहलाएगा जिसमें आप कस्टम एक ऑथर का पेज बनाएंगे जिसके अंदर वो तमाम सोशल नेटवर्क्स जिसके ऊपर वो एक्टिवली एज अ इन्फ्लुएंसर बिहेव कर रहा है वो आपने उस पेज के अंदर ऐड करना है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा फीचर ये दे सकते हैं कि उसके अंदर वो पोस्ट भी साथ ऐड ऑन कर सकते हैं उसी पेज के अंदर। उसके लिए आप अपने वर्डप्रेस के अंदर उस ऑथर के फंक्शन को ऑफ करेंगे और फिर इस कस्टम पेज को आप प्रमोट करेंगे अपने विदन ब्लॉग में। अब इस तमाम वीडियो के बाद जितना भी आपको कंपैरिजन दिया, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, तो अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस ब्लॉग के ऊपर यूज करना चाहिए किस ब्लॉग के ऊपर नहीं करना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग इसको एक्टिवली यूज करते हैं वो नॉर्मली बहुत बड़ा ब्लॉग रन कर रहे होते हैं या फिर बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट ओन कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में कैनोनिकल टैग से रिलेटेड जो वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डुप्लीकेट पेजेस क्या होते हैं, कैनोनिकल कैसे कराना होता है और किन वेबसाइट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है और उसके बाद ये प्लगइन्स से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस केस में आपको इन प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अब अगर आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन से इंप्रेस हो गए हैं तो फिर आपने उस प्लगइन को ऑफ नहीं करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो मिली है और अगर आप फ्यूचर में ये चाहते हैं कि मैं किसी भी एसईओ के प्लगइन को यूज नहीं करूंगा और चीजें मैन्युअली कंट्रोल करूंगा, तो फिर नए ब्लॉग पर ये इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि आप करंट रनिंग ब्लॉग पर अगर अपना एसईओ का प्लगइन डिसेबल कर देते हैं तो फिर आपका सारा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो जितने भी न्यू ब्लॉग्स बनाएंगे उसके ऊपर आप कोशिश करेंगे ये प्लगइन्स नहीं यूज करेंगे और स्कीमा के अलग से फीचर्स के प्लगइन अवेलेबल है उनको यूज करें बजाय आप एसईओ के प्लगइन को यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप कमेंट में मेरे से ये बहस करने वाले हैं कि कौन सा प्लगइन बहुत बेहतर है और फ्यूचर में हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हम ये प्लगइन यूज नहीं करेंगे, तो फिर ये आपका अपना डिसीजन है। और फिर मैं यही बात कहूंगा कि अगर
तमाम उन फीचर्स के बारे में आपको ग्रिप है और आपको मालूम है कि अगर आप ऑप्शन ऑन कर रहे हैं तो क्यों ऑन कर रहे हैं और अगर ऑफ कर रहे हैं तो क्यों ऑफ कर रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको प्लगइन यूज करना चाहिए, क्योंकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर बिगिनर होते हैं और स्टार्ट में यही गलती करते हैं कि तमाम ऑप्शंस ऑन कर देते हैं जिनका उनको मालूम नहीं होता और फिर आप अपनी एसईओ को अच्छा करने के बजाय नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा कर रहे होते हैं। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कंफ्यूजन है और मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो फिर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो सेम फील्ड से रिलेटेड है और कंफ्यूज है कि इन तीनों में से कौन सा प्लगइन यूज करना चाहिए। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।